So let's do a few questions related to the argument. ठीक है, अब मॉड्यूलस हम जानते ही हैं थोड़ा बहुत, तो उससे रिलेटेड भी है इसके अंदर में, खैर वो बिल्कुल आसान सा पार्ट है। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं। फाइंड द मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक एक करके 4 सवाल है। तो पहला सवाल के बारे में बात करते हैं, 1 + i/√3। तो इसका मॉड्यूलस तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, √(x² + y²), यानी ये वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर में x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू √3 है। ये बात तो क्लियर हो गई है। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट निकालना है। अब क्वेश्चन ने पूछा है मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, पहली बात अगर मैं आप सबसे बात करूं, x और y दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब z लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, z लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और वो हमने प्लॉट भी कर दिया यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, तो अब मैं आपसे बात करूं कि आर्ग्यूमेंट की, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जैसा हमने पढ़ा हुआ है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो क्या होता है, वो क्या होता है, थीटा, और थीटा यहाँ पर अल्फा के इक्वल होता है, और वो वैल्यू tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ y/x है, यानी √3 डिवाइडेड बाय 1 है। और क्योंकि जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है ना थीटा के बराबर यानी अल्फा के बराबर ही होगी वैल्यू, तो tan इनवर्स √3 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी π/3 हम लिख सकते हैं इसको। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है ना π/3 आ गया, यानी ये एक्चुअली आ गया अपने पास, क्या आ गया, ये आ गया प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। दिस इज दी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, या फिर मैं इसको एम्पलीट्यूड बोल सकता हूँ, इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ z। और आर्ग्यूमेंट ऑफ z की मैं बात करूं, तो इसके अंदर में आर्ग्यूमेंट की बात करूं मैं अगर मैं इसमें, तो π/3 के अंदर में आप क्या कर दे, 2nπ ऐड कर दे, सच दैट n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। यहां तक भी बात समझ में आ जाती है। अब आर्ग्यूमेंट हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट हो गया, और लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा की वैल्यू ओपन 0 से लेकर के, थीटा की जो वैल्यू है ओपन 0 से लेकर के क्लोज्ड 2π के बीच में लाई कर रही है। अब आर्ग्यूमेंट आपका ये आया, तो इसमें से लीस्ट वैल्यू तभी आएगी जब n की वैल्यू 0 आ जाएगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट जो है उसकी जो वैल्यू है अपने पास आ चुकी है। कितनी आ चुकी है देख पा रहे हो आप लोग सब, गेटिंग माय पॉइंट? तो उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इट इज π/3। ठीक है, क्लियर? चलिए बढ़िया, तो ये फर्स्ट पार्ट अपने पे क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट में माइनस का 1 + i/√3 के बारे में बात हो रही है। -1 + i/√3। अब देख रहे हैं हम लोग x + i/y, एक एक करके मैंने चारों एग्जांपल ले ले रहा हूँ कि अलग अलग क्वाड्रेंट के, या फिर मिक्स अप सा क्वेश्चंस ले ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, z = x + i/y से कंपेयर करूंगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 है, और y की वैल्यू √3 है, यानी x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। इसका मतलब z जो है ना कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस है वो तो क्या आ जाएगा, mod z जो है ना 2 के बराबर है, वो तो समझ में आ रही है बात। और आर्ग्यूमेंट की मैं बात करूं, तो tan इनवर्स ऑफ √3 मतलब कितना आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की मैं बात करूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है ना वो थीटा के इक्वल आ जाएगा, और थीटा जो है यहाँ पर पाई माइनस का अल्फा के इक्वल है, और जो अल्फा है वो tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ √3 डिवाइड बाय -1, यानी जो है ना वो π/3 है अल्फा की वैल्यू। तो पाई माइनस का π/3 यानी कि वैल्यू क्या आ गई, 2π/3। ये कौन आ गया, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है, और उसके अंदर में आप 2nπ ऐड कर देंगे तो वो आर्ग्यूमेंट आ गया। ठीक है, और अगर मैं बात करूं लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट की, तो n = 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर आ जाएगा। सही है ना बात ये? तो अगले पार्ट पे चलते हैं, 1 - का i/√3। अब y नेगेटिव आ रहा है और x पॉजिटिव आ रहा है, तो ऑब्वियसली कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये क्वाड्रेंट नंबर 4 आ गई, क्वाड्रेंट नंबर 4 आ गई, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बात हो रही है। अब इसका हमने क्या निकाल लिया, mod z निकाल लिया। आर्ग्यूमेंट की बात करूंगा तो माइनस का थीटा आ जाएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है यानी एम्पलीट्यूड ऑफ z जो है वो क्या आ गया, थीटा, यानी माइनस का अल्फा, और अल्फा क्या है, tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ माइनस का √3 डिवाइड बाय 1, यानी कितना आ जाएगा, π/3 आ गया। तो मतलब एम्पलीट्यूड क्या आ गया, यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात मैं कर रहा हूँ,
ऑफ z जो है वो कितना आ गया, माइनस का π/3 आ गया, क्योंकि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू आती है। ठीक है, तो आर्गुमेंट निकालने के लिए जनरल बात करूंगा तो 2n पाई माइनस का π/3 आ जाएगा। अब लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट निकालना है तो n की वैल्यू क्या पुट कर दूं, n की वैल्यू जो जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग सबसे छोटी वैल्यू आ जाए आर्गुमेंट की पॉजिटिव, तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 2 पाई माइनस का π/3 मतलब 5π/3 आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात की? तो ठीक है, और ये लाइन जो लिखी है मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि थर्ड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर में आता है तो हम क्लॉकवाइज में मूवमेंट शुरू कर देते हैं। कारण क्या है कि जो आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू हम माइनस पाई से लेकर के पाई के बीच में लेके चलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की। ठीक है, तो आइए दोस्तों डी ऑप्शन के बारे में, डी पार्ट के बारे में बात करते हैं। -1 माइनस आयोटा रूट 3, तो मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है ये क्वाड्रेंट नंबर थर्ड है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर में बात हो रही है। अब मॉड्यूलस तो इसका भी जो है ना 2 ही आएगा, और आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z की मैं बात करूंगा तो माइनस ऑफ पाई माइनस का अल्फा आ जाएगा, यानी अल्फा माइनस का पाई आ जाएगा, और अल्फा जो है tan इनवर्स ऑफ माइनस का रूट 3 डिवाइड बाय माइनस का 1, यानी कितनी वैल्यू आ गई, π/3 आ गई अल्फा की वैल्यू। तो ये आंसर अपने पास आ जाएगा। समझ में आ गई बात है मेरी? tan इनवर्स ऑफ माइनस का रूट 3 डिवाइड बाय माइनस का 1 यानी π/3। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट यानी एम्पलीट्यूड ऑफ z की मैं बात करूंगा तो माइनस ऑफ पाई माइनस का वैल्यू, तो π/3 माइनस का पाई यानी कितना आ जाएगा, माइनस का 2π/3, और उसके अंदर में आप 2n पाई ऐड कर देंगे तो आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा। और पॉजिटिव आर्गुमेंट के लिए, लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट के लिए n की वैल्यू आप क्या पुट कर दे, 1 पुट कर दे, तो 2 पाई माइनस का 2π/3 यानी 4π/3 आपके पास आंसर आ गया। समझ आ गई बात ये भी? चलिए ठीक है, अब आइए बिल्कुल एक बेसिक सा सवाल और ले रहा हूं मैं। बेसिक सा क्वेश्चन, क्या आर्ग्यूमेंट ऑफ z दिया गया है π/4 है, z का जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, π/4 है, और ये दिया गया है मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 3 माइनस का आयोटा की वैल्यू 4 दे रखी है। ठीक है, तो z निकालना है। ठीक है, अब मैंने हिंट भी दे दिया यहाँ पर, ध्यान से देखें दोस्तों। जब आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू की बात करूंगा तो हमें दे रखा है जब π/4 है, तो ये कंफर्म है कि जो z है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ 1 प्लस आयोटा मान सकता हूँ, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, क्योंकि आर्गुमेंट लिखा है, कुछ नहीं लिखा होता तो मान के चलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात हो रही है, कुछ नहीं लिखा तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात हो रही है, तो कंफर्म है जो लैम्डा है वो पॉजिटिव ही होगा। बोलो सही है क्या बात है? लैम्डा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी x इज इक्वल टू वाई है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के अंदर में। ठीक है, तो बस अब क्या करें, और अब आप इसके अंदर में, यानी ये लिखा है मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 3 माइनस का आयोटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। अब z की वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा प्लस लैम्डा आयोटा प्लस 3 माइनस का आयोटा, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है। मतलब अब रियल पार्ट को अलग कर लो और कॉम्प्लेक्स पार्ट को अलग कर लो। अब ये बन जाएगा कितना, लैम्डा प्लस 3 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस का 1, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। अब एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्म का दे रखा है, यानी अब अंडर द रूट ऑफ लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस का 1 का होल स्क्वायर की वैल्यू 4 कर दे, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, तो लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस का 1 का होल स्क्वायर की वैल्यू 16 कर दे, और इसको सिंप्लीफाई कर दो। आप यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग, इतना तो काम कर ही सकते हैं सब लोग। और हम जानते हैं जो लैम्डा है वो क्या है, पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना। तो लैम्डा अगर नेगेटिव आएगा तो वो रिजेक्शन में डाल देंगे अपन लोग, इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए जो भी लैम्डा आएगा। क्लियर है? अब एक और बात यहाँ लिखी है, ध्यान से देखें, अगर आर्ग्यूमेंट 5π/4 होता, यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है, नॉट एट ऑल, पाई प्लस π/4 हो गया, वो तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज से बाहर चला गया। तो पाई प्लस का π/4 मतलब एक जनरल आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है, पाई प्लस π/4, यानी हम यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें बात करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे केस के अंदर में आप x और y दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, यानी जहां यहाँ पर लैम्डा नेगेटिव हो जाता है। तो ये चीज ज्योमेट्रिकली आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ इस केस के अंदर में अगर ऐसा होता तो जो लैम्डा हो जाता वो जो है नेगेटिव वैल्यू हो जाती, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर में लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा उसका x और y कोऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव होंगे। क्लियर है? समझ आई बात? एंड आई एम श्योर दिस सिंप्लीफिकेशन कैन बी डन फ्रॉम ऑल ऑफ योर साइड।
तो आइए दोस्तों अगला सवाल बात करते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ z माइनस का आयोटा, मॉड्यूलस ऑफ z माइनस का आयोटा की वैल्यू 1 दे रखी है। पहली बात, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग आई एम श्योर सभी बच्चों को पता होगा। इसका मतलब क्या होता है, ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसके ऊपर लाई कर रहा है, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, जिसका कि सेंटर कितना है 0,1 है और रेडियस कितना है, रेडियस है इसका 1। ठीक है ना, मतलब कहने का कि अगर मैं ऐसी बात करूं तो ऐसा कुछ बात की गई है दिस वन। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज 0,1 एंड ऑब्वियसली दिस पॉइंट विल बी 0,2। अब क्वेश्चन ने कहा आर्ग्यूमेंट z का, और जो ये मैं कह रहा हूं ऑलरेडी कि जो z है लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल या पेरिफेरी बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल या इस इक्वेशन के। ठीक है ना, ये बोल सकता हूं मैं। अब क्वेश्चन ने कहा क्या आर्ग्यूमेंट z का π/2 है। अब अगर आर्ग्यूमेंट z का π/2 है तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर कहां लाई करेगा, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा, ये पता है अपने को। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आर्ग्यूमेंट π/2 है, इट विल ऑलवेज लाई ऑन दी पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस। तो पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर केवल और केवल यही कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है जो कि बाउंड्री पे सर्कल की लाई कर रहा है, एक बाउंड्री पे ये भी नजर आ रहा है। लेकिन z इज इक्वल टू 0 जो होता है, इसका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो डिफाइंड ही नहीं होता। आर्ग्यूमेंट ऑफ z फॉर z इक्वल टू 0, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिस बात को जस्टिफाई कर रहा है, ओनली देयरफॉर जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या आ जाएगा, z इज इक्वल्स टू 2 आयोटा। खत्म, क्लियर है बात? आई एम श्योर दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। So here are the properties of the arguments. The first property is amplitude of z1 into z2 is equals to amplitude of z1 plus amplitude of z2 plus 2k pi plus 2k pi। ये पहली तीन प्रॉपर्टीज को देखें आप दोस्तों, प्लस 2k pi सच दैट k बिलोंग्स टू इंटीजर, हर एक में लिखा गया है। सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर में एम्पलीट्यूड ऑफ z1 अपॉन z2 इज एम्पलीट्यूड z1 माइनस का एम्पलीट्यूड z2 लिखा गया है। और थर्ड के अंदर में एम्पलीट्यूड ऑफ z की पावर n में n आगे आ गया। एक्चुअली कहने का मतलब ये है, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, ये जो आर्ग्यूमेंट है लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज को होल्ड ट्रू करता है। जैसे कि आपने सभी ने याद होगा, अगर मैं लॉग ऑफ mn किसके इक्वल होता है, लॉग m प्लस का लॉग n होता है, लॉग ऑफ m बाय n लॉग m माइनस का लॉग n, और लॉग ऑफ x की पावर अल्फा क्या हो जाता है, अल्फा टाइम्स लॉग ऑफ x हो जाता है। ठीक है, वो अलग बात है कि हम मॉड x आता है वहां पर कि x पॉजिटिव है या नहीं है वो देखना पड़ता है अपने को, लेकिन कहने का मतलब ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड ट्रू करता है। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, लेट मी राइट इट क्लियरली, लॉग ऑफ x ही मान ले एक मिनट के लिए। ठीक है, तो ये सारी लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज को होल्ड ट्रू करता है। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा इसका प्रूफ क्या, मैं किसी एक पार्ट के बारे में प्रूफ बता देता हूँ विच इज अंडरस्टूड, वो उसी जैसा ही सभी का पार्ट का प्रूफ आया जा सकता है। या इनफैक्ट हम कोई भी z1 और z2 दो कोई भी कॉम्प्लेक्स लेकर के नंबर लेकर के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की वैल्यू निकाल ले, आप देखेंगे कि वो बातें बराबर आएंगी। अब सवाल उठता है प्लस 2k पाई लिखा गया है, वो इसलिए लिखा गया है, ध्यान से देखिए नीचे एक लाइन लिखी है, वेयर प्रॉपर वैल्यू ऑफ k मस्ट बी चोजन, where the proper value of k must be chosen so that the RHS lies in माइनस का पाई ओपन से लेकर के पाई क्लोज्ड। कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये प्रॉपर्टी लिखी है ये ताकि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए भी होल्ड ट्रू करे, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए साथ एक थॉट है क्या, माइनस पाई ओपन से लेकर के पाई क्लोज के बीच में इसकी रेंज रहती है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की। तो ऐसा ना हो जाए कहीं, मैं एक एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा ये बात, कि एक तरफ जो वैल्यू आ रही है वो माइनस का पाई ओपन से पाई क्लोज से बाहर जा रही है और एक उस रेंज में आ रही है, ताकि वो बराबर आ जाए इसीलिए प्लस 2k पाई कर दिया हम लोगों ने, ताकि दैट होल्ड्स ट्रू फॉर दी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स। करेक्ट है, कहने का मतलब। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 के बारे में अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट के बारे में बात करूं तो उसका प्रूफ रिलेटेड बात करूं, तो हम सब इतना सब जानते हैं कि जो लेटेस्ट से मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z1 को हम लिख सकते हैं r1 टाइम्स ऑफ cos थीटा 1 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिख लिया, या r1 इंटू ई पावर आयोटा थीटा 1 यूलर फॉर्म भी कह देते हैं हम इसको। ठीक है, और z2 को मैं लिख सकता हूँ r2 इंटू कितना cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, पोलर फॉर्म में लिख लिया मैंने एक तरीके से, ये मान लिया। ठीक है ना, x को y के अंदर में अगर
अगर मैं इस तरीके की बात कर रहा हूँ आप सबसे, मान लो ये, तो मैं ऐसा कुछ कह रहा हूँ, ये O है, ये P है, तो ये R डिस्टेंस है अगर, और ये अगर एंगल थीटा है, तो ये जो पॉइंट है इसको R cos थीटा R sin थीटा भी लिख सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में, या कई बार हम इसको R थीटा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों Z1 और Z2 दोनों आ गए आपके पास। अब अगर मैं Z1 इंटू Z2 की बात करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप दोस्तों, तो ना आप देखेंगे कि R1 इंटू R2 कॉमन आ जाएगा, और अंदर में जो चीज आ जाएगी कॉज ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये निकल के आ जाएगी बात। मेरी बात समझ में आई? यानी ध्यान से देखें दोस्तों, अगर मैं दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लूं, इतनी बात हम सभी को मालूम है कि दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लूं, तो जो मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू Z2 है वो क्या आ जाएगा बेसिकली, मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ Z2। वो नजर भी आ रहा है, क्योंकि जो इतना पोर्शन होता है जो कि cos ऑफ 5 प्लस आयोटा sin 5 फॉर्म का लिखा है, उसका जो मोड होता है हमेशा क्या होता है, वो 1 होता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से साफ साफ पता लग रहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ, जो पहली प्रॉपर्टी हमने लिखी है, क्या प्रॉपर्टी लिखी है, एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये मैं बोल सकता हूं बाकी, मेरी बात समझने की कोशिश करें कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 की वैल्यू, मैंने क्या कहा, मैं इसका प्रूफ बता रहा हूं आप लोगों को, कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 होल्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द लॉगरिथम, तो इट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई का आंसर मैं अभी आपको दे चुका हूं, लेकिन एक और बार देना है मुझे, मैं दे देता हूं। तो देखिए दोस्तों, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, अब Z1 Z2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो कौन होता है, आर्ग्यूमेंट ये एंगल होता है, जो कॉस के या साइन के अंदर में एंगल आ रहा होता है, दैट इज द आर्ग्यूमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात करूं तो आर्ग्यूमेंट कौन है, थीटा 1 प्लस थीटा 2, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कौन होता है, थीटा 1, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कौन होता है, थीटा 2। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, दिस इज परफेक्टली क्लियर, ठीक है। तो अब सवाल उठता है प्लस 2k पाई क्यों किया, वो भी मैं समझा दे रहा हूं आप लोगों को। अब इसी तरीके से बिल्कुल सेम थॉट से आप यहाँ पे भी ये रिजल्ट नंबर 2 भी और रिजल्ट नंबर 3 भी आप डिराइव कर सकते हैं। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? अब सवाल उठता है प्लस 2k पाई क्यों लिया गया। अब प्लस 2k पाई लेने का के पीछे कारण है, मैंने बताया प्रिंसिपल आर्गुमेंट वाली बात। अब उसको समझाने के लिए, एक अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा एग्जांपल लेते हैं, आइए दोस्तों, लेट अस टेक एन एग्जांपल, देन विल मूव फॉरवर्ड। एग्जांपल लिया हमने, ये रहा, जस्ट अ मिनट। हमने एग्जांपल ले लिया लेटेस्ट से, मैंने कहा Z1 की वैल्यू मैंने ले ली माइनस का √3 प्लस का आयोटा, ठीक है, Z1 की ले लिया, और Z2 मैंने ले लिया लेटेस्ट से माइनस का 1 प्लस का आयोटा √3, ठीक है, यहां तक बात समझ आती है। अब हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में बात करते हैं। अब एम्पलीट्यूड, या फिर मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिख देता हूं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। अब Z1 जो है x प्लस आयोटा y है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्वाड्रेंट नंबर 2 के अंदर में आ रहा है, तो इसका जो आर्ग्यूमेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पाई माइनस का पाई/6, यानी 5 पाई/6 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो किसका, Z2 का, उसकी मैं बात करूं तो वो क्या आ जाएगा, x नेगेटिव है और फिर से y पॉजिटिव आ रहा है, तो पाई माइनस का पाई/3, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई/3 आ जाएगी, सही है। और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, Z1 इंटू Z2 करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आप चेक करेंगे तो माइनस का 4 आयोटा आ रही है वैल्यू। अब मल्टीप्लाई करके देख ले, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4 आयोटा आ जाएगी। मतलब अगर मैं इस हिसाब से देखूं कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट किसका, Z1 इंटू Z2 की बात करूं, तो वो कितनी आ जाएगी वैल्यू, माइनस का पाई/2 आ रही है वैल्यू। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इसका माइनस का पाई/2 आ रही है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, हम क्या कह रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ये वाला और ये वाला ऐड करें, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को चलूं, अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के हिसाब से बात करूं, 5 पाई/6 के अंदर में 2 पाई/3 ऐड करूंगा, वो वैल्यू RHS यानी जो वैल्यू आ रही है माइनस का पाई/2 के बराबर नहीं आ रही है।
तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स ऑफ Z1 प्लस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज नॉट कमिंग इक्वल टू प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 into Z2। मैं लिख दे रहा हूँ ये बात भी। इसका मतलब देयरफॉर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 plus principal argument of Z2 is not coming as equal to the principal argument of Z1 into Z2। यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या करें, तो देयरफॉर इसीलिए हमने कहा कि भैया आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 जो है वो +2 के पाई कर दें, दैट विल बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 into Z2 such that जो k है वो बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, अपने आप एडजस्ट कर लेगा वो, ताकि दोनों तरफ वैल्यू जो है proper value of k must be chosen so that LHS is equated to the RHS। So this is what I was talking about here। I am sure all of these 3 points are clear to all of you, correct? तो ये तो हुई कुछ प्रॉपर्टीज। तो इसी तरह इस प्रॉपर्टी को भी समझने के लिए हम एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। एम्पलीट्यूड ऑफ z की पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस 2 के पाई। अब ध्यान से देखें दोस्तों, एम्पलीट्यूड ऑफ, मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एम्पलीट्यूड ऑफ z की पावर n, ठीक है ना। अब z की पावर n निकालना है मुझे, मान लो 1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर 2 का मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात मेरी? अब दो तरीके हैं, या तो मैं इसको एज द प्रॉपर्टी चलूं, 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3 यानी 2 इंटू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ रूट 3, यानी अब tan इनवर्स रूट 3 क्या होता है, पाई बाय 3, तो इसका मतलब 2 पाई बाय 3 ये अपने पास इसका आंसर आ गया। एक बात तो ये क्लियर हो जाती है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और इसी तरह अगर मैं इस बात को मैं ऐसे लिखूं कि एम्पलीट्यूड ऑफ, इसको मैं पूरा ओपन कर दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस का 3 प्लस 2ab यानी माइनस प्लस का 2 आयोटा इंटू रूट 3, यानी मुझे एम्पलीट्यूड किसका निकालना है, 1 माइनस का 3 इज माइनस का 2 प्लस 2 आयोटा रूट 3, ये निकालना है, ठीक है ना। तो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेंट नंबर 2 के अंदर में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर में कॉम्प्लेक्स लाई कर रहा है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स लाई कर रहा है, तो मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ z, एम्पलीट्यूड रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड है अपने को, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस का अल्फा, ठीक है ना, वेयर अल्फा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा वाई, तो 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय माइनस का 2, और ये कटा, तो यानी कि वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 3 आ गई। तो इसका मतलब ये आंसर क्या आ गया, पाई माइनस का पाई बाय 3 आ गया, यानी कि वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 आ गया, एंड दैट्स द आंसर। यहां से भी आ गया। लेकिन ये आपका मेथड नंबर 1 है जो हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाया प्रॉपर्टी। और जो मेथड नंबर 2 है हम जो बात कर रहे हैं वो डायरेक्टली हम बात कर रहे हैं। तो ये वाला थोड़ा सा ना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर पावर 6 हो जाती, तो यहाँ तो फटाक से अपन लोग 6 टाइम्स कर देते, लेकिन नीचे हम 6 बार उसको मल्टीप्लाई करते या रेज टू द पावर 6, तो ऑब्वियसली वो परेशानी होती। तो इसलिए दिस मेथड इज अ मच प्रेफरेबल मेथड। तो आई एम श्योर दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू, द प्रॉपर्टी नंबर 3 रिलेटेड टू द आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब अगली बात लिखी गई है। अब जो अगली बात लिखी गई है, that thing has a geometrical significance। what is the geometrical significance? अब मैं आपसे सारी चीजें, कुछ ज्योमेट्री रिलेटेड बातें यहाँ से करने वाला हूँ, आर्ग्यूमेंट जहां पर अधिकतर बच्चों को कुछ परेशानियां होती है, वो परेशानियां धीरे धीरे यहाँ से दूर हो जाएंगी आपकी। ये लिखा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस का Z1 इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द लाइन सेगमेंट, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द लाइन सेगमेंट। एंड आपके सामने एक डायग्राम बना है, इस डायग्राम में लिखा है P डैश Q डैश is parallel to PQ, where P lies on the real axis with real axis, ठीक है, where P lies on the real axis। इस बात को आप ऐसे समझें, let me draw it over here or take an example to make you understand in a much easier manner। देखिए ध्यान से दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पर एक्चुअली कि if ये लिखा है क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या, z माइनस का Z1 इक्वल टू थीटा, मान लीजिए लिखा, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ
z माइनस का z1 इज इक्वल्स टू थीटा लिखा है. सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है, मैं लिख दे रहा हूं और फिर ज्योमेट्रिकली भी मैं रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं. z lies on the ray originating from z, originating from z. ठीक है, z lies on the ray originating from z at an angle theta with the positive real axis, with the positive real axis. मतलब क्या है इस बात का? अब आप आराम से समझे कि मैंने कहा, मान लीजिए मैं एक यहां पर वैल्यू ले लेता हूं एग्जांपल के तौर पे, इसका एग्जांपल ले लेता हूं समझाने के लिए कि मान लो लिखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस का 3 आयोटा, इसकी वैल्यू दे दी गई 3 पाई बाय 4. मान लो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस का 3 आयोटा मान लीजिए कहा गया है 3 पाई बाय 4 है. ठीक है, तो इसका मतलब है, मान लो मैं यहां पर एक आर्गन प्लेन बनाता हूं आप सबके लिए. ठीक, ये आर्गन प्लेन बना और मैं ये कहना चाह रहा हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस का 3 आयोटा. अब 3 आयोटा कहीं ना कहीं यहां आएगा, ये हम सबको मालूम है 0,3. ठीक, ये लाइन की मैं बात करूं तो ये लाइन को मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया. दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग y इक्वल टू 3. करेक्ट? यहाँ तक बात समझ आएगी. अब ध्यान से देखिए मैंने क्या क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस का z1 इज थीटा. यहाँ पर थीटा कौन है? 3 पाई बाय 4 दे रखा है. ठीक है, तो z लाइज ऑन द रे, किस रे के ऊपर? ओरिजिनेटिंग फ्रॉम z, जो z से शुरुआत हो रही है. ओरिजिनेटिंग फ्रॉम z, मेरी बात समझ में आ रही है? लाइज ऑन दी, देन z लाइज ऑन दी line ray originating from z at an angle of theta with the positive axis, with the positive real axis. मतलब ये है कुछ कि यहां से शुरू हुई, कहां से? ये लाइन में दिखा दे रहा हूं, this one we are talking about. और ये एंगल कितना होगा? 3 पाई बाय 4 होगा. ये एंगल क्या हो जाएगा? 3 पाई बाय 4 हो जाएगा. मेरी बात समझ में आई है कि z lies on the ray originating from z1 at an angle of theta with the positive real axis. तो ध्यान से देखो दोस्तों, मैंने ऊपर भी यही बात लिखी है आप सबके लिए. आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस का z1, z2 माइनस का z1 ये रहा. ठीक है, इज द एंगल ऑफ द लाइन सेगमेंट. तो जो PQ लाइन है वो ध्यान से देखें P' Q' के पैरेलल है और जो P' है वो रियल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है. करेक्ट है? और यहां से रे, इस रे के ऊपर लाइन, ये पॉइंट लाई कर रहा है. इज इट क्लियर टू ऑल? इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो बोले. कोई कंफ्यूजन नहीं है तो ठीक है, यहां तक अपने को ये बात समझ में आ जा रही है. तो मूविंग ऑन फर्दर, आप ध्यान से देखें, एक नोट बना करके बात लिखिए. क्या लिखी है बात? ये कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z कॉन्जुगेट, एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस टाइम z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू पाई. तो ठीक है, इसको हमने ऐसा लिख दिया. डायग्रामेटिकली आप देख लो पहले तो, z अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जो z बार होगा x माइनस का आयोटा भाई, तो z बार यहाँ कहीं ना कहीं आ जाएगा. उसके आगे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसके वर्टिकली ऑपोजिट क्वाड्रेंट के अंदर में आ जाएगा, यानी माइनस का z बार. तो एम्पलीट्यूड ऑफ z और z माइनस का z बार का जो वैल्यू है वो पाई है. कैसे पता लग रहा है पाई है? अरे भैया ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, और ये एंगल थीटा है तो कंफर्म है ये भी एंगल थीटा है. और ये वाला जो एंगल है, इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो कितना हो गया? पाई माइनस का थीटा. ये तो थीटा है, तो थीटा के अंदर में पाई माइनस का थीटा ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ऑब्वियसली पाई आ जाएगी. तो यहां से इस बात से ज्योमेट्रिकली ऐसे समझ लो. या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ z1 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z2, ये भी प्रॉपर्टी पड़ी. तो माइनस इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, एम्पलीट्यूड ऑफ -1 अलग कर दिया, एम्पलीट्यूड ऑफ z बार अलग कर दिया. तो एम्पलीट्यूड ऑफ z कौन है? थीटा. एम्पलीट्यूड ऑफ z बार कौन है? माइनस का थीटा.
अब थीटा माइनस थीटा कटा और -1 का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, पाई। एज अ रिजल्ट यहाँ से भी वैल्यू पाई आ जाएगी। तो ये बात भी आई एम श्योर समझ में सभी को आ रही होगी। क्लियर है? तो चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो जरा, ये लिखा है, ये वैसे ही उसी रे से रिलेटेड एग्जांपल दे दिया यहाँ पर। सॉल्व फॉर z विच सेटिस्फाइज आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस का 3 माइनस 2 आयोटा। मतलब क्या है, इस बात को ऐसे समझो, आर्ग्यूमेंट किसका लिखा है, z माइनस ऑफ 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, पाई बाय 6 है। तो ये z नॉट या z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका कि 3,2 की बात हो रही है, मतलब इसकी बात हो रही है 3,2, ये वाला पॉइंट है। अब यहाँ से रे ओरिजिनेट हो गई, यही तो हमने बात करी थी यहाँ पर, ध्यान से देखिए, रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम z, ने ये z1 था यहाँ पर, दिस वन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम z1, मतलब ऐसे रे हो रही है। क्लियर है? यहाँ से ये z1 था बेसिकली। क्लियर? तो यहीं पर बात ये भी कर दें, तो रे ओरिजिनेटिंग यहाँ से आ गई, और इसका जो एंगल है, इसने जो है ये एंगल बनाया, ये कितना हो जाएगा, ये एंगल विल बी पाई बाय 6 आ जाएगा। सही है? एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस ऑफ दिस थिंग, इसको हम लिख दो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा, इसकी वैल्यू 2 पाई बाय 3 आएगी। ठीक है ना। अब 3 प्लस 4 आयोटा यानी ये बात हो रही है, और 2 पाई बाय 3 यानी इस एंगल की बात हो रही है। ठीक है ना, पाई माइनस का पाई बाय 3 यानी 2 पाई बाय 3 एंगल की बात हो रही है, यानी इस एंगल की बात हो रही है। दिस वन इज 2 पाई बाय 3 ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द रे, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉजिटिव रियल एक्सिस। ठीक है ना, विद एन एंगल ऑफ थीटा। तो ये पॉजिटिव रियल एक्सिस से, यानी यहां से ये एंगल जो बना है ये 2 पाई बाय 3। क्लियर है? तो अब ध्यान से देखें, अगर हमने इन दोनों का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन चाहिए था, तो इस रे वन का ये तो आगे चलती जाएगी और ये इधर चलती जाएगी, और ये रे यहां से ही शुरू हो रही है, नीचे नहीं जा रही है। तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट पूछा इसके अंदर में। तो जिस बच्चे को मालूम नहीं है कि रे ओरिजिनेट यहां से हो रही है, तो वो तो इन दोनों लाइन को टकरा देगा और टकरा करके सॉल्यूशन तो निकल जाएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं, देखिए ध्यान से, फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट देयर इज नो z व्हिच सेटिस्फाई बोथ द रेज। लाइन सेगमेंट और रे में क्या फर्क है, मतलब रे में बात कर रहा हूं तो रे का ये स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, यहाँ से इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से इसके पीछे नहीं जाएगी, और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसके नीचे नहीं जाएगी, तो दोनों का कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो नो इंटरसेक्शन, नो इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द रेज। क्लियर है? तो एज अ रिजल्ट यहां से ये बात अपने पे आ जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, बड़ा ही वंडरफुल क्वेश्चन लिया मैंने ये, ताकि आपको और क्लियरिटी मिल जाए यहाँ पर। क्या, स्केच द रीजन गिवन बाय आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस ऑफ 1 प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 3 दे रखी है। ठीक है ना, ये फर्स्ट पार्ट के अंदर में। तो ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 3, अब 1 प्लस आयोटा, ये 1,1 कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया। ठीक है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 3, अभी तक तो हमने बातें करी थी केवल और केवल इक्वल टू पाई बाय 3, इक्वल टू पाई बाय 6 वाली। अब पाई बाय 3 या पाई बाय 3 से बड़ा हो जाए, तो ये वाला जो एंगल है ये पाई बाय 3 आ गया, दिस एंगल इज पाई बाय 3। ठीक है ना, ये वाला एंगल पाई बाय 3 आ गया। अब इसके बाद वाला जो ये शेडेड रीजन आप लोग देख पा रहे हो, इसके अंदर में कहीं पर भी वो जो है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा, वो इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई या होल्ड ट्रू करेगा। ये इसका लोकस हो गया। लोकस का मतलब जिस रीजन में ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा वो लाई कर रहा है। करेक्ट? तो इसी तरह दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट भी देख ले। मॉड्यूलस z लेस देन और इक्वल टू √5, मॉड्यूलस z जो है लेस देन इक्वल टू √5 है। अब मॉड z इक्वल टू 5 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जो है सर्कल है, सर्कल, सर्कल जिसका कि सेंटर, सेंटर कितना हो जाएगा इसका 0,0, और जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। हमसे कहा गया मॉड z लेस देन और इक्वल टू 5 है, मतलब इंटीरियर रीजन। अब मॉडुलस z लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब है इंटीरियर और ऑन द सर्कल। जो z है, z लाइज इन इंटीरियर और ऑन द सर्कल। करेक्ट है, मतलब जो सर्कल अगर ऐसा बनाया तो या तो सर्कल के ऊपर या इसके अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन लाई करेगा। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जस्टिफाई करनी है अपने को बात। अब इसका मतलब क्या, ध्यान से देखें दोस्तों, आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या लिखा है, z माइनस ऑफ 1 प्लस आयोटा इज ग्रेटर देन पाई बाय 3। अब यहां से रे शुरू हो रही होगी 1 प्लस आयोटा, अब 1 प्लस आयोटा ऑब्वियसली यहां कहीं ना कहीं लाई करेगा। ठीक है ना, 1,1। अब
ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, π/3। अब यहां तक बात समझ में आ रही है? अब ये ग्रेटर देन है π/3 लिखा हुआ है, अब π/3 से ज्यादा है तो ये वाली वैल्यू कितनी, ये π/3 है, π/3 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला और ये एंगल π/3 है, यानी π/3 से ज्यादा, तो ऑब्वियसली अब ग्रेटर देन है, आर्ग्यूमेंट इधर इधर सारा का सारा ग्रेटर देन है, लेकिन जो रीजन सर्कल के अंदर और इस रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे कि ये वाला बात करी थी, ये जो शेडेड रीजन है, ग्रेटर देन का तो मतलब समझ में आ रहा था अपने को, लेकिन सर्कल के अंदर या सर्कल के ऊपर भी लाई करेगा तो दोनों का कॉमन पार्ट आ जाएगा। तो दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा आ गया, द रीजन विच हैज बीन ऑलरेडी हाईलाइटेड, मतलब दिस वन, जो शेडेड रीजन है, यानी जो मैंने हाईलाइट कर दिया। अब मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस गिवन इनइक्वालिटी को दोनों को साइमल्टेनियसली होल्ड ट्रू करेगा, वो इस रीजन में से कोई भी उठा सकते हैं, वो होल्ड ट्रू करेगा इस बात को। मेरी बात समझ आ रही है? तो पूछा जाए अगर कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो इस रीजन में लाई कर रहे हैं, आंसर इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो आई एम श्योर दिस पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दे दी मैंने आप लोगों के लिए, अब ये आई एम श्योर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दिस क्वेश्चन 1 इज एग्जैक्टली सिमिलर एज व्हाट आई हैव डिस्कस्ड राइट नाउ, लेकिन बस क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा गया, मॉड्यूलस भी लिखा है, मॉड्यूलस ऑफ आर्ग्यूमेंट इसका ऑफ z माइनस ऑफ 2 प्लस आयोटा, ठीक है, इसका जो मॉड्यूलस है वो लेस देन π/4 आएगा। हरी बात समझ में? तो इस पे दिमाग लगाना है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बात करूंगा, मॉड्यूलस ऑफ z माइनस का 15 आयोटा, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट में इसमें देखें अगर, मॉड्यूलस ऑफ z माइनस का 15 आयोटा इज लेस देन और इक्वल टू 10, इज लेस देन और इक्वल टू क्या है, 10 है। तो मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेसिकली ये क्या लाई कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं इसकी सिंपल, मॉड्यूलस ऑफ z माइनस का 15 आयोटा की वैल्यू 10 दे दी मान लो, तो मतलब सर्कल का जो सेंटर है वो कितना आ जाएगा, 0,15 आ जाएगा, और जो रेडियस है वो रेडियस कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, रेडियस आ गया 10। और अब अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं आपके लिए ये, जस्ट अ मिनट, अगर मैं यहाँ पर प्लॉट करना चाहूँ इसको तो कैसे प्लॉट कर देंगे हम लोग, देखिए दोस्तों, अब सेंटर जो है 0,15, सेंटर 0,15 है और जो रेडियस है वो 10 है। अब सेंटर 0,15 है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इस तरीके से हम ये ग्राफ बना सकते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। इस तरीके से हम लोग जो है ना सर्कल बना लेंगे यहाँ पर कहीं, करेक्ट। तो ये 0,15 आ जाएगा, दिस इज 0,15, तो रेडियस कितना है 10 है, तो रेडियस 10 है तो दिस इज 0,5, एंड अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूंगा तो ये एक्स वाई एक्सिस को कहाँ काटेगा, ये 15 है तो ये 0,25 आ जाएगा, करेक्ट है। यहाँ तक बात समझ में आ गई मेरी, ये सर्कल का सेंटर आ गया आपकी मान में, सही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब मैक्सिमम ऑफ मॉड्यूलस जेड की बात करेंगे, मिनिमम मॉड्यूलस जेड की। अब पहली बात ये जो है ना सर्कल के ऊपर या सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, कौन सा रीजन है, सर्कल के ऊपर या सर्कल के अंदर, मतलब इस रीजन की जो शेडेड रीजन है मैंने बात कर ली है, इसके अंदर या ऊपर, है ना, लाइज z जो है मैं लिख रहा हूं लाइज इनसाइड और ऑन द सर्कल, इसके ऊपर लाई कर रहा है, सही है, बात यहां तक समझ में आ जाती है। अब हमसे क्या पूछा गया, मैक्सिमम मॉड्यूलस z, अब वो पॉइंट ये वाला होगा जो पहले पार्ट का, इसका फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा मॉड्यूलस z का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 25, मॉड्यूलस z का मैक्सिमम वैल्यू मतलब z की 0 से, यानी इस पॉइंट से सबसे ज्यादा दूरी, वो यही कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कोई नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी सबसे ज्यादा दूरी है इससे 0 से। अब मिनिमम मॉड्यूलस z ऑब्वियसली ये वाला हो जाएगा, वो जो सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, मॉड्यूलस z की जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, इसके अलावा तो सारे और दूर दूर ही होते चले जा रहे हैं। अब मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट z की बात कर रहा हूं मैं, अब मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट ऑफ z, अब अपने आप दिमाग लगाना, और मिनिमम आर्ग्यूमेंट z की बात, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अब मैक्सिमम और मिनिमम आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए अब एक चीज समझे, आर्ग्यूमेंट का मतलब जो एंगल बनाया है इसने, ठीक है ना, तो यहां पर मैं बात करूंगा, ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा थीटा 1, ये मिनिमम एंगल हो जाएगा, यानी पी पॉइंट के कोरस्पोंडिंग की बात कर रहा हूं मैं, यानी ये एक टेंजेंट की तरह एक्ट कर रही है, दिस लाइन इज एक्टिंग एज अ टेंजेंट,
और ये वाला मैं बात करूं, अगर मैं ये अगर टेंजेंट की बात करूंगा मैं इधर, यानी जो ये वाला एंगल होगा, विच वन, दिस एंगल यानी दिस टोटल एंगल इज रिप्रेजेंटिंग इज सेइंग थीटा 2, यानी क्यू की बात कर रहा हूँ। जो क्यू पॉइंट है वो वाला जो है मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है ना कोरस्पोंडिंग टू क्यू हो जाएगा, कोरस्पोंडिंग टू क्यू पॉइंट हो जाएगा, और जो मिनिमम आर्ग्यूमेंट है जो है ना वो कोरस्पोंडिंग टू पी पॉइंट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही? क्योंकि ये सबसे कम एंगल बना रहा है, इसके अलावा तो एंगल बढ़ता बढ़ता चला जाएगा ना। आप अपने आप सोच करके देखें, अगर मैं बात भी करूं तो कुछ भी और एंगल लूंगा तो ये लाइन ऐसे जाएगी, एंगल बढ़ता ही जा रहा है, मतलब जो एंगल रियल एक्सिस के साथ में बनाया जाएगा वो एंगल इससे जो एंगल थीटा बने उससे तो ज्यादा ही होगा, और क्यू पर जो एंगल बनेगा उसके अलावा जो भी एंगल बनेगा उससे तो हमेशा कम ही होगा। तो आई एम श्योर दिस कैन बी डन। मैंने ऊपर ऑलरेडी लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट कराया हुआ है, उससे देख करके आप ये सब समझ सकते हैं बातें। फिर तो इसका मतलब मैंने जो है आप लोगों से the entire topic was related to the what argument, its properties, and few questions and geometry related to the argument. So I am sure argument में आपको किसी को भी दिक्कत अब नहीं रही होगी. I am done with this entire topic.